कार्टून शूट करते थे। That is the issue. When I am assigning number range to business partner grouping, Okay, so that this time is selected. This is the ODA number you are going to generate, right? Do one thing, go to the dump. hello. This is the only place where you're getting the issue. This is something with the two radio button is getting triggered at the one time. The dump is already showing that. Do one thing, go to the dump. Just go down. Mhm. There should be analysis. Right here. Wait. Go up little. Hello all. Yeah, am I audible? Yes, sir. ठीक है, तो आज as per the instructions from the institute, क्योंकि बहुत सारे issues आ रहे हैं, right? We will हाँ, resolve वो all these errors. नंबर असाइन करते समय भी आ रहा है, कभी कभी बीपी क्रिएट करते समय भी आ रहा है। पीपी हाँ, क्रिएट करते support समय भी आता है क्या? बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते समय भी आता है क्या? यस, लास्ट टाइम sir. आ रहा था, वो गया और ये नया इशू आ गया। तो नीचे जाओ, एकदम नीचे जाओ। कोड कहाँ फट रहा है? हम्म। 2 मिनट देना। एक ट्रांजैक्शन टाइप करो SNRO। क्या? SNRO, put it SNRO there /SNRO। नंबर रेंज यहाँ से असाइन करते हो क्या? ये ट्रांजैक्शन से कर रहे हो क्या? नहीं, पाथ से करता हाँ, हूँ। यही ट्रांजैक्शन है, बस ऑब्जेक्ट नेम चेंज होगा। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Are you? Yes. हाँ। बस लिखो। अभी तक एक काम करो प्रतीक, इससे बेटर है नंबर रेंज जहाँ पे हम असाइन करते हैं उस SPRO पाथ से खोलो, तो ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ढंग से देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन को, फोन से चला रहा हूँ मैं। तो गो टू SPRO।
नंबर रेंज ग्रुपिंग। यही पे इशू आ रहा है, आज पे और पाथ पे ही इशू आ रहा है। कोई सर्वर सपोर्ट टीम से है क्या यहाँ पे कॉल में? हाँ, एक बार प्रतीक पेज डाउन करके नीचे जाओ। नीचे नीचे, एक मिनट, ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर। क्या लिखा है ये? In a group of radio buttons, exactly one of the field must be set, meaning that must have value X. This is not the case. Following situation occur. कौन सा रेडियो बटन? हमने तो कोई सेट नहीं, मैंने तो ऐसा कोई रेडियो बटन नहीं बताया। नहीं ये हमारे नीचे जो, तरफ से नहीं है। मेरा हाँ एक हमारी तरफ से बिज नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ। नीचे जाओ, अब मुझे कोड दिखाओ। थोड़ा और नीचे जाओ। एक काम करो, नया स्क्रीन ओपन करो, /OST22 यस टी 22। ST22 पे तो वैसे भी उसका सिर्फ वो ये मारेगा, स्टैंडर्ड जगह पे दिखाएगा तुमको डंप। ये टुडे पे क्लिक करो। वो कुछ तो रेडियो बटन ट्रिगर करवा रहा है, वो डबल इंट्रो में उसकी वजह से हो रहा है। ये पहला वाला डबल क्लिक करो इसको। ये वाला। हाँ ठीक है। एरर एनालिसिस दिख रहा साइड में, उस पर क्लिक करो। लेफ्ट हैंड साइड पे। बट अगर सेपरेटली रन कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन चल रहा है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ट्रांजैक्शन एसएनआरओ में अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप डाले ना, तो यही एरर आएगा। नहीं ऑल दो अगर मेरे सर्वर,
सबके सर्वर पे सेम इशू है क्या? ये सही बात, तो बैकएंड से ट्रिगर नहीं हो रहा है नहीं ना? नहीं, सबके सबके सर्वर सर्वर पे पे नहीं? नहीं। ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया सबके? ये यूजर कौन सा है? ये बेस्ट वाला यूजर है ना? हाँ, आना चाहिए तो सबको साथ में सेम आना चाहिए, फिर ऐसे सर अलग सबको अलग आ रहा नहीं। है, VA01 में भी आ रहा है, MM01 में भी आ रहा अच्छा है, और सबकी यूजर नेम बेस्ट ही है। अच्छा, VA01 में भी है ना आपको? 2 मिनट। VA01 में आज ज्यादा आ रहा है। ये एक पैच गया है अभी बीच में। हाँ और जो दो सर्वर दिए थे ना एक ही सर्वर में, एक ऊपर वाला सर्वर बंद हो गया। हाँ, वो डिसकंटिन्यू हो गया। 22 वर्जन विल नॉट बी अवेलेबल, हाँ। हाँ, ये सपोर्ट पैक से 22 वर्जन विल डिसकंटिन्यू। ऐसे भी ने बंद कर दिया हूँ। MM01 अप है, VA01 पे डंप है। पिछले 4-5 दिन पहले सम बीपी क्रिएट करते समय भी आ रहा था, पर वो डेटा डिलीट हो गए तो अब इसके आगे ही नहीं जा पा रहे हम। देखो, ये जो एक्टिविटी है ना, सही बात, बेसिकली ऐसे भी अपडेट करने के लिए इसके ऊपर बैकएंड पे हम बेस सिस्टम पैचेस रन करती है ना। तो पैचेस में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या फिर कुछ इसमें हुई तो ओवरऑल सिस्टम पे आता है। तो ये जैसे इसका नोट नहीं देख सैंडबॉक्स, सकते अपन? इसका नोट इम्प्लीमेंट तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अगर हम देख भी सकते हैं तो इसके लिए तुमको वो सर्विस इस पे जाना पड़ेगा, और उस पे अगर मिल भी जाता है कुछ तो वो बेसिकली बेसिस टीम ही करती है, क्योंकि 2023 लेटेस्ट वर्जन है ना, तो ये ऐसे भी अपने हाथ पे रखता है, ये हमको नहीं देता है। तो इसको ये रेस कर अच्छा, देता हूँ मैं, क्योंकि ये सैंडबॉक्स ठीक है सिस्टम है क्या करके मतलब? वो उतना प्रायोरिटी पे देखता नहीं है। अगर यही प्रोडक्शन होता तो ये 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता था, बट SAP हम ट्राई टिकट कर। ट्रेस करोगे आप? हाँ, वो ऐसे भी तो ट्रेस करना पड़ेगा इसके लिए, अच्छा, क्योंकि ये एसएपी का दिया हुआ काफी स्टैंडर्ड लंबा सिस्टम। काम है फिर। नहीं, हो जाता है बैकएंड से। इसको प्रायोरिटी दिखा के कर देते काफी एंड यूजर्स है करके, हमारे जो सैंडबॉक्स पे हमारे पीओसी चल रही है करके ऐसा बोल के, तो हो जाता है वो। बट आज का दिन तो मुझे, या फिर कोई बेसिस टीम वाला हमारा काम कर रहा होगा तो उसको बताना पड़ेगा ये कि सर। बट ऑल तो ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे भी आ रहा है अब तो। जी, कल तक नहीं आ रहा था ये। एक्चुअली ये सैटरडे के दिन 10 दिन पता से चला। देख रहा हूँ मैं एरर। तो यार, ये तुमने पहले इशू रेस करना चाहिए, अगर तुम क्या हाँ, एक्टिविटी कर बोला रहे था। हो। जो बीपी के समय आया था उसी टाइम पे बोला था, 10 दिन पहले ही बोला था मैंने। तो बीपी पे अब भी आ रहा है क्या? अब ये इसका पीछे का कॉन्फ़िगरेशन ही क्रिएट नहीं किया तो बीपी नहीं ना कर सकते क्रिएट अब। अच्छा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक बार की मैं रेस करता हूँ इसको, एक कॉल लेके ऐसे भी के साथ बैठ के, टीम के साथ बैठ के समझ लेता हूँ क्या है ना। अगर उनके से हो रहा होगा तो, नहीं तो फिर 1-2 दिन का टाइम लगेगा, विल रिजॉल्व इट। आवाज कम करना। और अगर आपको ऐसे भी कोई इश्यूज आते हैं तो प्रणव, पहले प्रायोरिटी पे मेरे को रेस कर दिया करो मॉर्निंग, क्योंकि इवनिंग में टीम नहीं रहती, तो मॉर्निंग में रेस कर दोगे तो शाम तक कुछ रिजोल्यूशन मिल जाएगा ना। और टिल द टाइम, अगर आपको ये नहीं हो रहा तो मैं ट्राई करता हूँ कि 22 तुम्हारा अप करवा दूँ, ताकि तुम 22 में एटलीस्ट काम कर पाओ, क्योंकि 22 मेरे लिए अप होगा। इसका सपोर्ट बंद कर दिया करके हम लोगों ने भी यहाँ से डाउन किया है 22। ये सर्वर का अपडेट आया उसके बाद ही हो रहा है कहीं? क्या? हाँ, अपडेट आया है एक, जबरदस्ती का अपडेट है, कुछ सपोर्ट सर, पैक है। बीपी क्रिएट करने पे एक एरर आता है, कस्टमर स्पेसिफिक डाटा वर नॉट सेव ड्यू टू एरर। कहाँ बीपी क्रिएट करने पे दिखा नहीं सकते क्या? क्योंकि अगर तुम्हारे इससे आया है तो यही इस पे बैक करो। मैं इस स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ, स्क्रीन शेयर करो। ओके, स्टॉप करता हूँ।
सर ये एरर आ रहा है, कस्टमर Customer स्पेसिफिक। इसके क्वेश्चन मार्क पे ये क्लिक तो करो। इंफॉर्मेशन है ना, ये तो इंफॉर्मेशन ये आए रहा इंफॉर्मेशन है। है। नहीं, उसके क्वेश्चन मार्क पे क्लिक मत करो, डायरेक्ट क्लिक कर दो ना उस पे। नहीं, मुझे मुझे एक बार देखना है। ठीक है सर। ठीक है, ये दिस इज नॉट अ इशू, इसको क्लोज कर दो। ये इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट। अच्छा, और आप लोग इससे क्यों कर रहे हो? आपको फ्यूरी स्क्रीन दिए, फ्यूरी स्क्रीन से क्यों नहीं कर रहे हो? फ्योरी अभी तक मैंने बताया नहीं है सर, उसके लिए अच्छा, अगर बैक एंड में ही नहीं पता फ्योरी में मुश्किल हो जाएगा बताना, तो अभी सेम मैं ही फ्योरी पे रिप्लिका नहीं होता गया। है, सेम ही रिप्लिका होता है वो। ठीक है, जो भी है। ठीक है, ये रिजॉल्व करता हूँ, ये मेरे पे है, मैं रिप्लाई करता हूँ उस पे ना। और किसी को कुछ इशू आ रहा था ये वेब डंप रिलेटेड, वो रेड स्क्रीन रिलेटेड? यस सर, मुझे सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम पे आ रहा था एरर एबेप। एक बार दिखाओ। सर फ्यूरी क्या है? फ्योरी, फ्योरी वैसे एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, एसएपी ने बनाया है। मैं बताऊंगा, क्लास में आपको बताऊंगा। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा, म्यूट पे जाए कोई तो। सर कुछ नेटवर्क इशू है शायद। एक फ्योरी में सही से चल जाएगा ना कस्टमर मास्टर हाँ, सब कुछ? हाँ, फ्यूरी में चलना चाहिए क्योंकि बैकएंड पे सर्विस ठीक है, कॉल होती मैं फिर एक बार फ्योरी देख लेता हूँ, अगर सब चल रहा है तो फिर फ्योरी के थ्रू बता दूंगा मैं। है। हाँ, फ्यूरी क्योंकि ये क्यों यूज कर रहे हो जब तुम्हारे पास 2023 है तो लेटेस्ट वाला? मुझे लगा कि फ्यूरी में ही पढ़ाओगे करके हमने फ्यूरी का मेन एक्सेस दिया था। यही रिक्वेस्ट थी प्रणव की कि हमको लेटेस्ट चाहिए, हाँ तो हाँ, हमने। मैंने ही रिक्वेस्ट करने को बोला था एक्चुअली फ्योरी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने ही बोला था फ्योरी। मैं फ्यूरी स्क्रीन पे पढ़ाऊँ ना, अगर आप पढ़ा रहे हो तो, क्योंकि बट इनको ज्यादा काफी सारे समझ है ना, में आया। इस बैच में काफी सारे ऐसे यूजर्स है जो कि जिन्होंने फ्योरी नहीं यूज किया है, जो कि एंड यूजर्स है, तो उन्होंने वो जीयूआई स्क्रीन ही देखा है ट्रेडिशनल, तो उसी से ही पहले मैं फेमिलैरिटी करवाना चाहता था। पर ठीक है, अभी मैं एक बार फ्योरी देख लूंगा कल। कल हाँ। फिर शाम को फ्योरी के थ्रू मैं बता दूंगा इनको। क्योंकि ये लोग इंटरव्यू पे जाएंगे तो अब वो तो बचा ही नहीं ना हमारे इसमें तो। इस लॉन्ग बैक वी यूज दिस, हम टोटली फ्यूरी पे काम करते तो आप मतलब जितना। क्या टेक्निकल कंसल्टेंट हो? हाँ, टेक्नो फंक्शनल। कौन से मॉड्यूल में? एबैप प्लस? अबैप, एसडी, एमएम, अच्छा। पीएस और पीआरए। ओके। और हम लोग बेसिकली आरईपी में काम करते हैं, तो हमारा जो जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है इन पिकमेंट की, सोर्सिंग की, जो भी सब चल रहा है हमारा सब आरईपी बेस्ड है। तो हम हमारे को जो लैब्स में तो सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, तो लैब्स वाले सिस्टम तो हम यूज ही नहीं करते, उसमें से सीधे एडीटी और इक्लिप्स ही चलता है। और बाकी की जगह है तो ओनली थिंग कि अगर कुछ बैक ट्रैक करना है या फिर ट्रेस लगाने हैं, ये सब चीजों के लिए। पर स्क्रीन तो हम फ्यूरी यूज करते हैं, 2021 के बाद से हमने यूज नहीं किया ये। ठीक है, चलेगा, ये मैं रेस करके बता देता हूँ आपको क्या है, एक बार डिस्कशन हो ठीक है। जाए टीम से मेरे, है ना? चलो, और बाकी किसी किसी को। को कोई फाइनल इश्यू है एक बार जाने से पहले? नहीं सर, वो एरर का ही आ रहा है, तो बस बाकी कुछ नहीं। उसका एक काम करो आप, उसका एक स्क्रीनशॉट है ना ग्रुप पे पोस्ट कर डाल दो, अगर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हो अभी तो। ठीक है।
ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। प्रतीक, एक काम करो अब, क्योंकि मैं अभी सिस्टम के सामने नहीं हूँ, हाँ तो स्क्रीन शेयर करो और VOV8 सेटिंग्स में जाओ। वहां से हम वो आज सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप का एक्सप्लेनेशन पूरा कर देते हैं। सर, हॅलो सर. हाँ तुम्ही ज्या फ्लो मध्ये आता शिकवत आहे ना, जसं GUI विंडोसाठी, तर ते तुम्ही तेच हम्म, कंटिन्यू करा आणि जे फ्युरी तुम्ही जे म्हणत आहे ना, हम्म. ते तुम्ही लास्ट मध्ये सांगाल. म्हणजे मला हे म्हणायचं आहे की आम्हाला थोडं बेसिक पण माहित असलं पाहिजे, जे आधी मी पण होतं. तसंच मी तसंच करणार होतो, मैं वैसे ही बताने हाँ वाला था, बट हाँ इन्होंने फ्योरी का टॉपिक छेड़ा, तो इसलिए एक जनरल ब्रीफ 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 इंट्रोडक्शन में उसका भी दे देता हूँ, खाली इंट्रोडक्शन। बाकी हाँ हाँ. कुछ कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ। तो बेसिकली किसी ने अं, मुझसे भी पूछा था ना, फ्योरी क्या चीज है। फ्योरी, एसएपी ने क्या किया जब S/4HANA करके ये सॉफ्टवेयर निकाला, या उसकी जब स्टडी कर रहे थे, तब तब ये सब एंड्रॉयड एप्स, iOS एप्स, ये जितने भी अपना एप्स है, वो बहुत पॉपुलर होने लग गए थे। तो एसएपी ने ये प्लान किया कि हम ये जो स्क्रीन आप अभी देख रहे हो, व्हाई शुड यू यूज दिस एट ऑल। हम एक वेब पे, मतलब ऑनलाइन ही, जो अपना नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजर होता है, उसी पे ही हम एसएपी चला सकते हैं, राइट। तो उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन बनाया, एक ऐप बनाया, जिसको फ्योरी नाम दिया। तो फ्योरी कुछ नहीं है, एसएपी ही चलाने का एक दूसरा तरीका है, जो कि हम डायरेक्टली वेब पे चला सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो एक ऐप की तरह काम करेगा। तो ऐप में कैसे होता है कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस पे क्लिक करो और फिर वो ऑप्शंस के थ्रू चलता है, राइट। कोई भी अगर आप ऐप खोलोगे वैसा, बट उसमें हम टी कोड्स यूज नहीं करते। जैसे हम यहाँ पे टी कोड्स का कंसेप्ट है, /n/o फॉर एग्जाम्पल, वहाँ /o/VA01, ऐसा वहाँ पे। तो एसएपी का कहना है कि, मतलब ऑप्शन है वहाँ पे यूज करने का, बट एसएपी का कहना है कि प्रॉपर फ्योरी यूज करना है तो उसकी जरूरत नहीं है टी टी कोड्स की। तो वहाँ पे उन्होंने टी कोड्स की जगह पे टाइल्स करके बटन्स बना रखे हैं, तो उसको वो टाइल्स बोलते हैं। तो जैसे क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर जो हम VA01 यूज करते हैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने एक टाइल बना दिया। टाइल कनेक्ट होता है बैकग्राउंड में, टाइल एक्चुअली में इसी से ही कनेक्ट होता है VA01 से। तो वो टाइल का नाम है क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर। ऐसा ऐसा एक ऑप्शन है, टाइल इज नथिंग बट ऑप्शन। जैसे कोई भी ऐप में ऑप्शंस होते हैं, कोई भी ऐप आप देख लो, वैसे ही वहां पे ऑप्शन होता है। तो दिस इज व्हाट फ्योरी इज। एसएपी का कहना है कि आफ्टर 2030, या इन फ्यूचर, 2030 तो नहीं हो सकता, बट इन फ्यूचर वो फ्योरी को प्रायोर, उनका ये मानना है कि सारे लोग जो अभी GUI यूज कर रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वो सब के सब फ्योरी पे आएंगे। सब पूरा काम फ्योरी पे होगा। और कुछ ही, जैसे अभी जो ये सपोर्ट टीम से आए थे सर, उनका क्या कहना था ना कि फ्योरी पे ही वो काम कर रहे हैं, उन्होंने GUI पे काम करना छोड़ दिया। तो एसएपी का भी कहना ये है कि अब सब फ्योरी यूज करेंगे, GUI कोई नहीं यूज करेगा। बट फ्योरी को भी समझने के लिए आपको GUI समझना पड़ेगा। GUI क्योंकि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, सिखाने का तरीका है, तो इसलिए सब वही से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है फ्योरी का इंट्रोडक्शन? तो जो भी आपके मॉड्यूल्स आप देखते हो, अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। फ्योरी में 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, या 3 टाइप के टाइल्स होते हैं, जो मैं टाइल्स की बात कर रहा था। एक होता है जिससे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे VA01 का एक टाइल हो गया, VA02 का एक टाइल हो गया, या के रिलेटेड कोई टी कोड्स है। बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसका टी कोड VF01 होता है GUI पे।
फ्योरी में उस टाइल का नाम है क्रिएशन ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएट बिलिंग डॉक्यूमेंट, ऐसे करके टाइल होता है। तो एक तो ये टाइप हो गया जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं। दूसरा टाइप हो गया जिससे हम रियल टाइम रिपोर्ट्स देखते हैं। अब ये रियल टाइम रिपोर्ट्स क्या होता है? मान लो कि अ, इस महीने में 100 डॉक्यूमेंट्स बने, 100 और सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट बने। तो 100 सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसे फीचर है, फ्योरी का ऐसा स्पेशल फीचर है कि 100 डॉक्यूमेंट अगर बने हो आपके एक किसी भी एक महीने में, तो वो आपको तुरंत के तुरंत रियल टाइम मतलब उसी वक्त पे एक डैशबोर्ड बना के भी दे सकता है। तो वो एक दूसरा टाइल हो गया जिससे आप एनालिटिक्स वाले काम कर सकते हो। कितने एनालिटिक्स का काम मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए, कितने लोगों ने क्या क्या प्रोडक्ट परचेस किया, इसका जो एनालिटिक्स होता है उस वो एक दूसरा टाइल हो गया। क्लियर है इतना? कोई डाउट अभी तक? Yes. मग करंटली सर आता इंडस्ट्री फ्युरीवरच काम करत आहे का? एसएपी बोलती है कि आप फ्योरी यूज करना शुरू करो, बट इंडस्ट्री वैसे नहीं कर, इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है फ्योरी को यूज करना। फ्योरी स्लो भी होता है कभी कभार। जब आप बहुत ज्यादा डेटा यूज करते हो तो फ्योरी स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जैसे अब मेरे कंपनी में फ्योरी फ्योरी प्लस जीयूआई दोनों का यूज होता है। तो जैसे ईसीसी एस4 HANA है वैसे फ्यूरी। नहीं, ईसीसी एक पुराना एक पुराना एक तरीके से एक तरीके से टेक्नोलॉजी समझो। ईसीसी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब पुरानी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? देखो, ईसीसी में आपको पहले ये सब ईसीसी और ये सब समझने से पहले आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ले लो, कोई भी ऐप ले लो, कुछ भी ले लो, उसके मेन 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम 2 से 3 लेयर होते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, पर रिकमेंडेड 3 लेयर होते हैं। मैं उसमें से 2 लेयर आपको बता रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहला लेयर होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब आप जो देख रहे हो, जैसे एसएपी का जीयूआई हो गया, या फ्योरी हो गया, या जो भी आप जहाँ पे आप इंटरैक्ट करते हो, बटन्स दबाना, कोई भी बटन दबाना या टी कोड चलाना, तो वो होता है फ्रंट एंड। एक होता है फ्रंट एंड के नीचे या फ्रंट एंड के पीछे, जो जिसको हम बैक एंड भी बोलते हैं। बैक एंड का जो मेन लेयर होता है वो होता है डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जैसे मैंने आपको अगर याद हो मैंने बोला था कि सारा डेटा टेबल्स में सेव होता है। SE16 में हम देखते हैं सारे टेबल्स हमको मिलते हैं वहां से, करेक्ट? तो वो टेबल लेवल पे जो स्टोर होता है डेटा उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, डेटाबेस लेयर। अब ये जो डेटाबेस लेयर है ईसीसी में एसएपी एसएपी ने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि डेटाबेस जो आपका डेटाबेस होता है वो आप किसी भी वेंडर से ले सकते हो। अब ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस की भी कई सारी टेक्नोलॉजी है। अगर आपने सुना होगा एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ऐसा कभी कुछ सुना है? एसक्यूएल टेक्नोलॉजी, नो एसक्यूएल टेक्नोलॉजी, ओरेकल। एसक्यूएल तो कोडिंग में आता है। सुना है सर, हाँ कोडिंग में आता है। सुना है हाँ, सर। हाँ हाँ, तो ये डेटाबेस को सर्च करने की स्ट्रेटेजी है एक तरीके से। डेटा ये डेटाबेस एनालिटिक्स के को लिए यूज सर्च करते कर, हैं। किसके लिए? डेटा एनालिटिक्स के लिए। हाँ, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा को फेच करने के लिए बेसिकली। तो एसएपी का जो ईसीसी वर्जन था या जो पुराना वर्जन था वो दूसरे डेटाबेस पे काम करता था। एसएपी का खुद का डेटाबेस नहीं था। तो अगर डेटाबेस की बात करूं, जैसे ओरेकल एसक्यूएल पे काम करने वाला डेटाबेस है, तो वो एक फ्लेक्स, और ऐसे कई सारे वेंडर्स है अलग अलग जिनके खुद के अपने डेटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, उनका एक स्टाइल है डेटा स्टोर करने का, तो वो ईसीसी में था। S4 में जब चीजें आई
तो वो डेटाबेस S4 ने SAP ने अपना खुद का डेटाबेस बनाया जिसको कहते हैं हाना डेटाबेस। इसलिए पूरे प्रोडक्ट का नाम S4 हाना है। तो हाना का मतलब है कि उनका खुद का डेटाबेस। ठीक है, मतलब S4 हाना का जितना भी आप देख रहे हो वो खुद SAP का खुद का डेटाबेस है। अब इसका क्या फायदा है, मतलब दूसरे वेंडर का डेटाबेस यूज और SAP के खुद के डेटाबेस यूज करना, वो इसका मेन फायदा ये है कि क्योंकि SAP का खुद का डेटाबेस है, खुद की उन्होंने खुद रिसर्च करके टेक्नोलॉजी निकाली है, तो वो बहुत फास्ट है। ठीक है, और एक नए तरीके से डेटा स्टोर करने की स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है जिसको हम कॉलम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बोलते हैं डेटा स्टोर करने की। तो उससे फायदा ये हुआ कि पूरा आपका सिस्टम ECC से, पहली बात बहुत फास्ट हुआ, दूसरी बात ज्यादा अच्छे से डेटा स्टोर करने लग गया, कम टेबल्स यूज करने लग गया ECC से। अगर ECC में 100 टेबल है मान लो, 100 ऑब्वियसली बहुत सारे टेबल है, पर अगर मान लो कि ECC में 100 टेबल है तो S4 में रिडक्शन हो गया उस टेबल में, 25% रिडक्शन तक बोला मैंने, सुना है कहीं पे 25% तक रिडक्शन है टेबल में। तो उससे क्या होगा कि स्पेस आपका बच जाता है, डेटा अच्छे से आप प्रोसेस कर पाते हो, और फास्ट है फेचिंग, डेटा फेचिंग फास्ट है। तो जब हमें ये तीन चीजें मिलती है, डेटा फेचिंग हो गया, स्टोर कर प्रॉपर स्टोरेज हो गया, तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है, रियल टाइम एनालिटिक्स की जो मैं बात कर रहा था फ्योरी पे, उसका उसका एडवांटेज मिल जाता है। पहले क्या होता था ECC में, ECC में ये होता था कि अगर मान लो एक महीने का पूरा आपको एनालिसिस करना है कि एक महीने में कितने सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुए, तो इट वाज अ वेरी टीडियस थिंग कि उसका पूरा एनालिटिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक था। पर S4 में ये सब हाथों हाथ होने लग गया, जो कि फ्योरी से होता है। ठीक है, फ्योरी में अगर आप, मैं दिखाऊंगा कुछ कुछ स्टाइल्स जिसमें आपको चार्ट्स वार्ट्स इमीडिएटली, जो आप प्रेजेंटेशन में चार्ट्स नहीं देखते हो पावर पॉइंट में कि कितने सेल हुए जनवरी में, फरवरी में कितने सेल हुए, मार्च में कितने सेल हुए, उसके चार्ट वार्ट वो इमीडिएटली बना के आपको दे देता है, जो कि SAP GUI में है नहीं ये फीचर। तो ये एडवांटेज आपको मिल गया। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक जो फ्योरी का था, तो फ्योरी is nothing but a front end application, web based front end application of SAP, clear, which is designed to run your day to day business। अगर मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो फ्रंट एंड मतलब, जैसे मैंने आपको लेयर्स के बारे में बात किया, फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में बात किया, तो SAP फ्योरी इज अ फ्रंट एंड। GUI भी एक फ्रंट एंड है, बट वो दैट इज नॉट अ वेब बेस्ड, दैट इज आप सर्वर पे आपको लॉग इन करना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, रन में आपने क्लिक किया, आप सर्वर को एक्सेस करके आप अपना वेलकम वाला ये यूजर नेम पासवर्ड डालते हो सर्वर में, अब एक नए सर्वर में जाते हो, फिर आप SAP को चलाते हो। एक वो तरीका होता है, दूसरा वेब बेस्ड होता है, मतलब आपके नॉर्मल गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इन पे इन पे चलाने का SAP ने ऑप्शन दिया, तो दैट इज नथिंग बट फ्योरी। ये हो गया पूरा फ्योरी का इंट्रोडक्शन। बाकी फ्योरी थोड़ा सा एडवांस चीज है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया था। क्लियर है फ्योरी का अंडरस्टैंडिंग आप सबको? सर। कोई डाउट? सर बेसिकली सर अगर हम GUI जान जाएंगे तो फ्योरी भी इजी हो जाएगा ना फिर हिसाब से, क्योंकि हम लाइक यहाँ टी कोड्स है, वहाँ पे वो नाम लिख के आएगा सारे उसका, हर हाँ फील्ड्स का। हाँ बस यही हाँ डिफरेंस है ना मेनली। हाँ, मतलब इजी हो जाता है फ्योरी, फ्योरी यूज करना बहुत इजी हो जाता है। देखो, आप यहाँ पे आपको टी कोड्स याद करने पड़ते हैं, VA01, VA02, V/08, VO V8, VO V7 मैंने आपको दिखाया, VO V8 पे हम अभी देख रहे हैं। वहां पे आपको बस टाइप करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल क्रिएट सेल्स ऑर्डर, वहां पे एक सर्च सर्च ऑप्शन होता है, सर्च बार। उस सर्च बार में अगर आप सर्च करोगे, तो हम ये सब देखेंगे, सर्च बार में हम सर्च करोगे तो वो आपको टाइल या वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
आपको ये VA01 ये सब डालने की जरूरत नहीं है। बाय द वे वहां पे भी अगर आप VA01 डालोगे तो भी खुल जाएगा। ये भी सर एक चीज फ्लेक्सिबिलिटी और एसीपी में थी, ऐसा अंदर की स्क्रीन तो सेम रहेगी ना फिर उसमें भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। रहते हैं? देखो अब फ्योरी जैसा डिजाइन हुआ है वो दो तरीके से डिजाइन हुआ है। एसएपी ने वेब का ये जो सिस्टम था कि हम वेबसाइट के थ्रू एसएपी को चलाएंगे, वो काफी पहले से करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफी ये जो वेब वेब वाली चीजें है काफी पहले से वो चल रही है उनकी। तो जो पहले वाला वर्जन था, जो फ्योरी से पहले वाला जो उनका तरीका था वेब बेस्ड का, तो वो जो अपना GUI का स्क्रीन है, उन्होंने क्या किया वैसे का वैसा कॉपी किया और वेबसाइट पे उन्होंने पेस्ट कर दिया। पर फ्योरी में क्योंकि ये टाइल बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड सिस्टम है, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा सा अलग आपको मतलब मैं जब दिखाऊंगा तब आपको और क्लियरिटी आएगी। अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूं, नहीं तो मैं ही दिखा देता। मैं आपको एक बार शॉर्ट शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग कल के सेशन में इसका एक वॉक थ्रू दिखा दूंगा कि कैसे चलता है ये सब। क्लियर? तो दो तरीके हैं, फ्योरी भी दो तरीके से चलता है। एक है कि जो स्टैंडर्ड GUI हम अभी देख रहे हैं वैसे का वैसा ही वर्जन आपको दिख जाएगा। दूसरा है टाइल बेस्ड सिस्टम, जो मैं अभी कह रहा हूं आपको, जो कि खाली टाइल्स के थ्रू क्लिक करना है और अपना डेटा डालना है। दूसरा फ्योरी, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गया फ्योरी का। दूसरा एसएपी का ये कहना है कि ये जो पूरा उनका प्रोडक्ट है एसएपी का, अभी अभी तक क्लाउड, अगर आपने सुना होगा क्लाउड टेक्नोलॉजी, AWS, गूगल क्लाउड, ऐसे कुछ क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो एसएपी चाहता था कि जो भी एसएपी के प्रोडक्ट्स है वो क्लाउड पे जाए। मतलब क्लाउड पे जाने का ये मतलब है कि सर्वर, यूजर्स को सर्वर खरीदना ना पड़े। अभी जैसे हमने आपके प्रैक्टिस के लिए ये अलग से सर्वर खरीदा है, तब तब जाके आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एसएपी का कहना है कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, ज्यादा एसएपी का काम नहीं है, पर तो भी एसएपी यूज करना है आपको, तो आप क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, एसएपी की क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करो। तो जब आप एसएपी की क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो वहां पे ऑप्शन होता है खाली फ्योरी का, वहां पे GUI नहीं मिलेगा आपको। तो एसएपी इंप्लीमेंट करने के मेनली दो तरीके होते हैं। ये मैं आपको इवेंचुअली बताने वाला था, पर दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑन प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस का ये मतलब है कि आप सर्वर खरीदो, सर्वर खरीदने के बाद सारा इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमने अभी तक देखा है उस सर्वर पे आप करो। दूसरा होता है क्लाउड बेस्ड, या क्लाउड क्लाउड बेस्ड जिसको हम कहते हैं। उस क्लाउड बेस्ड में आपको ये सब इम्प्लीमेंटेशन सर्वर खरीदने का झंझट नहीं पड़ता। आपको एसएपी को एक तरीके से फी देना पड़ता है, ईयरली फी देना पड़ता है, और वो ईयरली फी देके आपको ऑनलाइन ही सब आप सेटअप कर सकते हो। और पर वो सेटअप कैसे होगा, वो सारी चीजें वो फ्योरी से होता है। तो अगर आप क्लाउड बेस्ड ये कर रहे हो इम्प्लीमेंटेशन, तो खाली फ्योरी से होगा। ऑन प्रीमाइस होगा, जो कि सर्वर खरीदना है, जिसमें वो आपका GUI प्लस फ्योरी दोनों का ऑप्शन होता है। तो इतना आप समझ लो अभी फ्योरी के रिगार्डिंग। क्लियर है? सर फ्यूरी का एक्सेस है क्या हमें? मैंने मांगा तो था, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो, एक बार मैं वो चेक करके आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि ये सब मैंने दिखाया नहीं है अभी आपको, दिखाऊंगा तो तो और क्लियर बेसिकली हो सर जाएंगी। हम लोग अभी GUI पे ट्रेनिंग करेंगे या फिर फ्योरी पे जाएंगे? पहले तो GUI आप सीखो। GUI ओके। इसलिए सीखो क्योंकि जैसे मैंने बोला दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ऑन प्रीमाइस एंड क्लाउड। तो ऑन प्रीमाइस इज द रियल, अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपको सीखना है तो वो ऑन प्रीमाइस होता है। क्लाउड पे पूरा एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाता है। एसएपी ने अभी तक वो डेवलप नहीं किया है कि एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन हम क्लाउड पे करें। तो बेटर है कि आप GUI सीखो,
फिर बाद में फ्योरी को देखो और फिर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके सर। ओके। सर जैसे ये आरडीसी में हम ओपन करते हैं एस4 हाना, वैसे भी फ्यूरी भी ओपन होता है क्या आरडीसी में? आरडीसी क्या है? ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, हाँ, विंडोज ऐप करके हम रिमोट ओपन करते डेस्कटॉप। वही तो फर्क कह रहा हूँ मैं। हैं। फ्योरी को रिमोट डेस्कटॉप नहीं चाहिए, पर शायद से इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए हमें रिमोट डेस्कटॉप से ही फ्योरी खोलना पड़ेगा। वो एक बार मैं चेक करना पड़ेगा मुझे। बट यूजुअली एसएपी का ये प्लान है कि रिमोट डेस्कटॉप की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए फ्योरी खोलने के लिए। यही तो उसका एडवांटेज है, यही फ्योरी का एडवांटेज है। और फ्योरी का दूसरा एडवांटेज ये है कि जीयूआई खाली कंप्यूटर्स पे चलता है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स पे। एसएपी का ये कहना है कि फ्यूचर में सारे एसएपी के एप्लीकेशंस ऐप के थ्रू चलेंगे। ऐप के थ्रू चलेंगे का मतलब है मोबाइल फोन पे चलेगा, छोटे डिवाइसेस पे चलेगा, टैबलेट्स पे चलेगा, मोबाइल फोन्स पे चलेगा। बेसिकली मोबाइल कर दिया है एसएपी ने उसको, पूरा एप्लीकेशन को। तो सर ये क्लियर है? फ्यूरी फ्यूरी और एस4 हाना ये लगभग हर इंडस्ट्री में यूज होता है क्या? डिपेंड करता है। अभी जैसे मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट था उसमें वो जर्मन जर्मन प्रोजेक्ट था। उन्होंने फ्योरी ना के बराबर यूज कर रहे थे, वो यूज ही नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, फ्योरी का जो अडॉप्शन है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि किसको फ्योरी चाहिए, किसको नहीं चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग सर इंडस्ट्री में मैंने यूजुअली देखा है फ्योरी को नहीं यूज होते हुए। अब जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है वो एक ऑटोमोटिव सेक्टर का प्रोजेक्ट है। तो उसमें जो फ्योरी है वो खाली अप्रूवल्स के लिए यूज होता है। हमने अभी बीच किसी सेशन में डिस्कशन भी किया था अप्रूवल का। अप्रूवल के फील्ड्स भी देखे थे कि अगर आपको एक अप्रूवल सेटअप करना है तो कैसे करना है। तो वो अब काफी सारे कंपनीज वो अप्रूवल का प्रोसेस फ्योरी से करने लग गए। तो डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में हो, कैसा बिजनेस है। अगर बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा है, जैसा मेरा करंट बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे सर्वर्स है, तो खाली कुछ कुछ चीजों के लिए वो फ्योरी यूज कर रहा है। पर जैसा मैंने कुछ बिजनेस ऐसे भी देखे हैं जो कि खाली फ्योरी पे चलता है, जीओआई पे बिल्कुल नहीं चलते। बट इन शॉर्ट एसएपी ने दो चॉइस दिया है आपको। एसएपी चलाना है तो दो चॉइस है। सबसे पहला, ऑन प्रिमाइस चलाना है एसएपी, या ऑन क्लाउड चलाना है। ऑन प्रिमाइस चलाना है तो और दो ऑप्शन है एसएपी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, दैट इज जीयूआई बेस्ड एंड फ्योरी बेस्ड। ऑन क्लाउड अगर आप चला रहे हो तो खाली फ्योरी बेस्ड। क्लियर? किसी को अभी कुछ डाउट था? शायद से कोई पूछ रहा था। क्लियर? मैं बस आगे बढ़ूं? आपने हाँ, बोलो हाँ हाँ बोलो। ठीक ठीक है ठीक है। नहीं, नहीं बोलो, पूछो जैसे पूछो। आपने हम्म। बोला ना सर कि कॉम्बिनेशन में ये सब चीजें चलता है, जैसे कि हम्म। जैसे जीयूआई का भी यूज हो ही रहा मतलब, और हम्म। फ्योरी का भी यूज हो ही रहा। तो दोनों चीजें हम्म। पता होना अपने को जरूरी है। तो पहले तो स्टार्टिंग तो जीयूआई से ही हुआ होगा ना, बाद में हाँ, फ्योरी आया ना। तो मैं वैसे ही तो सिखा रहा था आपको। हाँ हाँ, वही वही मैं बोल रही हूँ। तो ये हम्म। बेसिक भी पता होना जरूरी है, उसके बाद तो एडवांस मतलब अपने को ये चीजें सीखने के बाद तुरंत समझ में आएगी ना। हाँ, आपको अगर मैं सिखाऊंगा भी नहीं फ्योरी, आप खुद फ्योरी पे जाओगे तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि क्या है। इतना इजी है ओके फ्योरी। एसएपी का स्ट्रेटेजी यही है कि उनको ये जीयूआई का जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये सब खत्म करना है, और सिंगल ऐप टच बेस्ड इंटरफेस बनाना है कि मोबाइल फोन में भी चल जाए। अब आप अगर एक ऐप मोबाइल फोन में बना रहे हो और एक ऐप कंप्यूटर के लिए खाली बना रहे हो, तो आप कंप्यूटर में आप कॉम्प्लिकेशन डाल सकते हो। मोबाइल फोन का जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो सिंपल टू सिंपल होना चाहिए। तो आप ऐसा सोचो कि फ्योरी कुछ भी नहीं है, एक ऐप है जिसको मोबाइल फोन पे चलाना है। एसएपी के ऐप को मोबाइल फोन पे अगर चलाना है तो कितना सिंपल करना पड़ेगा, इतना सिंपल है वो। ओके सर। क्लियर?
मैं बताऊंगा आपको, फ्योरी खोल के दिखाऊंगा। फ्योरी में भी हम ट्रांजैक्शन कुछ कुछ चलाएंगे। बहुत सारे एप्स है उसमें, जो सेल्स रिलेटेड एप्स है, मैं वो सारे दिखाऊंगा, एनालिटिक्स भी दिखाऊंगा। तो हाँ, वो हम इवेंचुअली देखेंगे। बट ये डिस्कशन मैं यूजुअली सिखाता हूँ एकदम एंड में, जब हम सारे मेन टॉपिक्स, मेजर सेल्स रिलेटेड प्रोसेस पूरा सीख जाते हैं, तब ये सब थ्योरी, ये बाकी सारे छोटे मोटे चीजें आ जाती हाँ सर, इसको लास्ट में लेना सर, तभी तभी हैं। हाँ, मजा मैं आएगा इसको और पढ़ने में। लास्ट में ही लेता हूँ, हाँ। और मेनली फ्योरी, और एक बात, फाइनल पॉइंट, मेनली फ्योरी एसएपी ऐसे बोलता है कि जितने एंड यूजर्स है उनके लिए फ्योरी होना चाहिए। मतलब जो कंसल्टेंट्स है, जो आप जिस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो, वो अभी भी जीयूआई पे ही रहेंगे। अब ये जिन्होंने ज्वाइन किया था, ये एक, मैं पहली बार इतना यूनिक सुन रहा हूँ कि जीयूआई बिल्कुल भी नहीं यूज कर रहे पिछले 5 साल से। पर ऐसा इंडस्ट्री में तो मैंने देखा नहीं है। अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स दोनों चीज यूज करते हैं। जीयूआई ज्यादा यूज करते हैं, फ्योरी कम यूज कर रहे हैं। बट फ्योरी का जो यूजेज है वो बढ़ते जा रहा है। क्लियर? फ्यूचर में कंपनी में जो काम होगा वो मोबाइल पे ही होगा क्या? ऐसे भी ये चाहता है, अभी वो कोशिश कर रहा है। अभी तक प्रॉपर ऐप मोबाइल फोन के लिए आया नहीं है एसएपी का। सर उन्होंने बोला है कि जीयूआई का मतलब बिल्कुल भी यूज नहीं है, बट आप अभी करंटली इंडस्ट्री में भी वर्किंग हो ना, तो हाँ, आपको मतलब, हाँ आपको तो ये सब चीजें पता ही है ना। हाँ, हाँ। तो मैं हम मैं आप हम जीयूआई आप ही, मैं अगर बोलूँ तो मैं 80%, 80 क्या 90% जीयूआई यूज करता हूँ। 10% फ्योरी पे काम है मेरा अभी हाँ, करंटली। फिर ठीक है ना सर। तो मैं वही एक नया कि कोई कंसेप्ट लेके आ गया और फिर कंफ्यूज कर गया पूरे बैच को, इसलिए मैं ये सब ये अवॉइड करना चाहता था। बट एनीवे, वी विल कंटिन्यू। थोड़ा जो फाइनल डिस्कशन अपना सेल्स ऑर्डर का था, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पर 10 मिनट में हम कवर अप करते हैं। प्रतीक, वी VOV8 खोलो, ट्रांजैक्शन कोड VOV8। कॉल पे हो प्रतीक? यस सर, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, VOV8 खोलो। पी /N VOV8। ओके। द डेटा इज लॉक्ड बाय ठीक यूजर है, बेस्ड चलेगा। एंड कैन बी नॉट एन डिस्प्लेड इशू, ओनली। नॉट एन इशू, ओके करो। ये हम यही तो हम कल डिस्कस कर रहे थे, सेल्स टाइप। अब यस इसका सर। OR सेल्स टाइप खोलो। डबल क्लिक करो OR पे। नीचे जाओ थोड़ा। हाँ, बस 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 बस, ट्रांजैक्शन फ्लो। हमने जो अभी तक डिस्कशन किया था वो यहाँ तक किया था, ट्रांजैक्शन फ्लो से ऊपर ऊपर तक। आज हम ये वाला सेक्शन कवर कर लेते हैं। इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स देख लेते हैं। ओके सर। सबसे सबसे पहला है, प्रतीक म्यूट म्यूट कर जाओ। हम्म। सबसे पहला फील्ड अगर आप देखोगे, दैट इज नथिंग बट स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप। स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप मैंने कल आपको दिखाया था, ये फील्ड, इफ यू रिमेम्बर। अगेन, क्या करता है ये स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप? जो भी आप VA01 में स्क्रीन देखते हो, जो भी आप स्क्रीन में, उस स्क्रीन में फील्ड्स अलग अलग देखते हो, उसका एक तरीके से डिजाइन है। वो एक एक पर्टिकुलर डिजाइन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप AU लगा हुआ है। AU का मतलब है एक पर्टिकुलर डिजाइन विच इज रिलेटेड ओनली फॉर सेल्स ऑर्डर। तो अगर आपको वो डिजाइन चेंज करना है, प्रतीक VA01 खोलो, /O VA01, VA03 खोलो, और एक सेल्स ऑर्डर खोलो।
कॉल पे हो प्रतीक? यस सर। हाँ, VA03 खोल के एक कोई भी सेल्स ऑर्डर खोलो आप। /O /N /O PO VA03 A for apple। बैक स्पेस डालो। हाँ हाँ, बैक स्पेस, यहाँ पे नहीं, फील्ड पे बैक स्पेस डालो। हाँ आपने हाँ कोई ऑर्डर चेक नहीं किया क्या? एक काम करो, वो जो साइड में छोटा सा बॉक्स है उस पर क्लिक करो। जस्ट सर्च इट, जो नीचे स्टार्ट सर्च है ना, सर्च करो बस, कोई भी एक खोलो ऑर्डर। एक मिनट, सेल्स डॉक्यूमेंट, जो सेल्स डॉक्यूमेंट देखो लिखा हुआ है माझी ऊपर, गरज वहां पे नाही. क्लिक करो। मी बोललो आता, मी खरं बोललो. हॅलो. प्रतीक, सेल्स Yes, sir. डॉक्यूमेंट का जो ऊपर लिखा है ना, सेल्स डॉक्यूमेंट करके, सी हाँ डबल कॉलम सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट नॉट फुल्ली कंफर्म, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेल्स ऑर्ग डालो। 1710 डालो आप। जस्ट सर्च इट आउट, स्टार्ट सर्च। कुछ आ रहा है क्या? नाही आला. नहीं आ रहा है? एक काम करो, इसको क्लोज करो। नया टी कोड खोलो, /O SE16। Yes, 16. हाँ, VBA के टेबल, PB. AK, जस्ट सर्च इट, एग्जीक्यूट करो, और कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी करो और VA03 में खोलो। नहीं सर्च नहीं हो रहा. नो टेबल एंट्रीज फाउंड फॉर स्पेशल की. नंबर ऑफ एंट्रीज देखो, क्लिक करो। जीरो. पूरा पूरा इन्होंने पूरा सर्वर ही रिफ्रेश कर दिया है, कोई एंट्रीज नहीं है। ठीक है, मैं फिर टेस्ट डेटा बना के कल दिखाता हूँ। अभी के लिए वापस वो सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप के स्क्रीन में जाओ, इसलिए ये सर्च नहीं हो पा रहा है। नहीं, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, टाइप SPRO में। नहीं 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 नहीं, वो स्क्रीन खुला है, स्क्रीन खुला है, वेट वेट वेट, स्क्रीन खुला है। ये नेविगेशन है ना, सीख लो ढंग प्रॉपरली कि कैसे नेविगेट करते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत ही बेसिक्स है। ओके ओके। हाँ, तो हमारा जो डिस्कशन था, पहला था स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप। अब ये अगेन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एसएपी के कई सारे लेआउट्स होते हैं कि एक कैसे दिखेगा। कहाँ जा रहे हो? ऊपर ऊपर जाओ वापस। हाँ, बस। एसएपी के कई सारे लेआउट्स होते हैं, ऑर्डर का एक लेआउट होता है, इनवॉइस का एक लेआउट होता है, इंक्वायरी का लेआउट होता है, कोटेशन का लेआउट होता है। अलग अलग लेआउट में अलग अलग फील्ड्स आते हैं। कुछ लेआउट में, जैसे इंक्वायरी के कुछ फील्ड्स इंपॉर्टेंट है जो कि शायद सेल्स डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो उसकी सेटिंग स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप में होता है। नीचे दूसरा जो फील्ड है, नीचे का फील्ड, दैट इज इनकम्प्लीशन प्रोसीजर। प्रतीक, म्यूट म्यूट कर दो, बहुत नॉइज आ रहा है। हाँ, थैंक यू। दूसरा जो फील्ड है, दैट इज इनकम्प्लीट प्रोसीजर। अब ये इनकम्प्लीट प्रोसीजर क्या है? इनकम्प्लीट प्रोसीजर एक एसएपी का फीचर है जो कि एसएपी ने हमें दिया है। वो ये बताता है कि मान लो कि एक सेल्स ऑर्डर अगर आपको क्रिएट करना है, उसमें आपको कुछ फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है? मैंडेटरी करना है कि जब तक आप उस फील्ड्स में एंट्री नहीं करोगे, तब तक एसएपी उस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर को सेव नहीं करेगा।
उसकी सेटिंग इनकम्प्लीट प्रोसीजर या इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में है। इसका एक अलग पूरा डिजाइन है, इसका एक पूरा अलग सेटिंग्स है। वो हम जब देखेंगे तब हम यहाँ पे वापस आएंगे और इनकम्प्लीट प्रोसीजर कैसे काम करता है वो देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि कुछ फील्ड्स को अगर इंपॉर्टेंट करना है सेल्स डॉक्यूमेंट में, तो वो कैसे करते हैं, वो इस पर्टिकुलर फील्ड से करते हैं, इनकम्प्लीट प्रोसीजर। ट्रांजैक्शन ग्रुप अभी आप छोड़ दो, जो इनकम्प्लीट प्रोसीजर के नीचे वाली फील्ड है, ट्रांजैक्शन ग्रुप छोड़ दो। उसके नीचे डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, ये इस फील्ड के बारे में भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, कोई मुझे बता सकता है कि डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर कहाँ पे यूज होता है? एनीवन? सेल्स ऑर्डर में यूज होता है ना। क्यों यूज होता है? मैंने क्या बताया था डॉक्यूमेंट प्राइसिंग सेल्स प्रोसीजर के बारे में? डॉक्यूमेंट, यस, बोलो बोलो। क्रिएट सेल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर अगर मैं वापस बोलूं तो प्राइसिंग, जो हम डिस्कस कर रहे थे कल, प्राइसिंग के बारे में हमने 15 मिनट कल पूरा डिस्कस किया कि प्राइस जो सेल्स डॉक्यूमेंट में आता है उसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इज डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। तो ये जो फील्ड है जहां पे Y1 लिखा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है सेल्स डॉक्यूमेंट में प्राइस लाने का। अगर ये आप फिल नहीं करोगे तो सेल्स डॉक्यूमेंट में प्राइस ढंग से नहीं आएगा या आएगा ही नहीं। क्लियर है? डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर मैं बार बार बता चुका हूँ इसके बारे में। किसी कोई डाउट है डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर के बारे में? समझ नहीं आ रहा है मुझे बताओ, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर से नेक्स्ट जो फील्ड है दैट इज स्टेटस प्रोफाइल, जो उसके नीचे है जस्ट। अब ये स्टेटस प्रोफाइल क्या है? अभी अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था एसएपी का अप्रूवल प्रोसेस जो कि फ्योरी में होता है, बट वो फ्योरी की बात कर रहा था। अगर आपको सेम अप्रूवल प्रोसेस चाहिए जीयूआई में, अब अप्रूवल प्रोसेस का क्या मतलब है? अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे कस्टमर मान लो केमिकल ऑर्डर कर रहा है। अब बहुत डेंजरस केमिकल कुछ कुछ होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसने उसका अगर ऑर्डर प्लेस किया तो आप डायरेक्टली तो उसको डिलीवर नहीं कर सकते हो ना। क्यों क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि कौन सा कस्टमर है क्या है उसका एक चेक होना पड़ता है कि कस्टमर सही है कि नहीं, या ऐसे ही कोई भी आके ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो उसके लिए एसएपी ने एक वैसे प्रोसेस के लिए एसएपी ने एक फीचर दिया है कि आप अप्रूवल लो। अप्रूवल लेने का मतलब है आपके सीनियर का अप्रूवल या उसके सीनियर का अप्रूवल। तो अगर वो अप्रूवल प्रोसेस आपको लगवाना है तो यहाँ पे स्टेटस प्रोफाइल यूज होता है। अप्रूवल प्रोसेस दो टाइप के होते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया, एक तो होता है फ्योरी टाइप का और एक होता है एसएपी जीयूआई टाइप का। अभी क्योंकि मैंने फ्योरी की बात की इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी आजकल सब फ्योरी पे अप्रूवल प्रोसेस करने लग गए हैं, जीयूआई पे बहुत ही कम अप्रूवल प्रोसेस होता है। ये अप्रूवल प्रोसेस एक बहुत अलग डिस्कशन है, एक बहुत अलग, एक तरीके से अलग मॉड्यूल ही है। उसमें कुछ कुछ आपको नई चीजें सीखनी पड़ती है। बट हाँ, अगर एक किसी सेल्स डॉक्यूमेंट में आपको अप्रूवल प्रोसेस फिट करना है तो उसका ये फील्ड है स्टेटस प्रोफाइल। उसके नीचे दो फील्ड्स है देखो, अल्टरनेट सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप 1 एंड अल्टरनेट सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप 2। जब आप एक सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो एसएपी आपको बोलता है कि भाई सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आप अपना लिखो। तो फॉर एग्जांपल दिस सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप इज ओआर। ये दो फील्ड आपको एडिशनली एसएपी में दिया है कि मान लो कि आपने एक कोई सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया है, मान लो ओआर क्रिएट किया है और वो डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट कर दिया। अब फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि
OR की जगह कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप में कन्वर्ट करना है, वही सेल्स डॉक्यूमेंट, तो SAP ने ये दो ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट टाइप डाल सकते हो, और जब वो जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसको चेंज कर सकते हो उसके टाइप को। इसलिए ये दो फील्ड है, अल्टरनेट सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप 1 एंड अल्टरनेट सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप 2। ये यहाँ पे फिल नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार OR टाइप का ऑर्डर क्रिएट हो गया तो हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप डालूं तो सेल्स ऑर्डर के चेंज मोड में VA02 में आप डॉक्यूमेंट टाइप को चेंज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट अभी तक इन सारे फील्ड्स में? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जो ये दूसरे साइड के फील्ड्स है, मतलब डिस्प्ले रेंज लिखा हुआ है, F कोड फॉर ओवरव्यू स्क्रीन लिखा हुआ है, कोटेशन मैसेज लिखा हुआ है, आउटलाइन एग्रीमेंट मैसेज लिखा हुआ है, ये अभी अभी जैसे आउटलाइन एग्रीमेंट हमने अभी पढ़ा नहीं है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आउटलाइन एग्रीमेंट्स के बारे में, तब हम ये देखेंगे। ये जो तो बेसिकली ये पूरा सेक्शन है, इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। और सिमिलरली नीचे का जो सेक्शन है, जो नीचे का सेक्शन है स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट, अगर आप देखोगे उसको भी अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे। जब हम स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब हम इस पर्टिकुलर फील्ड्स पे आएंगे, अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो। नीचे अगर आप देखोगे शिपिंग का एक बॉक्स है। शिपिंग के बॉक्स में डिलीवरी टाइप, डिलीवरी ब्लॉक, शिपिंग कंडीशन करके फील्ड्स है। तो ये जो डिलीवरी टाइप है, पहला फील्ड डिलीवरी टाइप जो LF लिखा हुआ है, आउटबाउंड डिलीवरी, इसका ये मतलब है कि इसका ये फंक्शन है कि एक सेल्स डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट डिलीवरी टाइप क्या होना चाहिए। अब ये डिफॉल्ट डिलीवरी टाइप क्या होता है? एक सेल्स डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हो और उसका एक डिलीवरी आप बना रहे हो, तो कौन सा डिलीवरी टाइप आना चाहिए डिलीवरी डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे। अब ये LF क्या है? जब हम डिलीवरी डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके सेटिंग्स देखेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि ये LF क्या है। अभी के लिए बस इतना समझो कि सेल्स डॉक्यूमेंट की अगर डिलीवरी क्रिएट करनी हो, तो सिस्टम को अगर बताना हो कि एक पर्टिकुलर सेल्स डॉक्यूमेंट है, उसकी क्या डिलीवरी टाइप होना चाहिए, यहाँ पे हम सेट करते हैं। नीचे अगर आप देखोगे डिलीवरी ब्लॉक है। अब कुछ सिनेरियोस ऐसे होते हैं जहां पे मान लो कि हमें एडिशनल चेक करना है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर सही से पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लो कि एक कस्टमर है, वो आपसे कंटिन्यूअसली मटेरियल खरीद रहा है पर उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, या एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप है, वो उसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट एक डिलीवरी ब्लॉक लगाना है। इसका ये मतलब है कि एक बार इस पर्टिकुलर डिलीवरी ब्लॉक में आप कुछ इंफॉर्मेशन डालोगे, वो इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट टाइप, आप जब कोई भी सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप का, वहां पे वो ब्लॉक लग जाएगा। अब ब्लॉक से क्या होगा? डिलीवरी क्रिएट नहीं होगी जब तक उस ब्लॉक को आप हटाओगे नहीं, तब तक। शिपिंग कंडीशन, शिपिंग कंडीशंस यूज होता है आपके शिपिंग में। कि शिपिंग कंडीशन बेसिकली ये बताता है कि क्या क्या कैसे शिपिंग हो रही है। तो दिस इज वन ऑफ द फील्ड which helps you in deciding how your shipping will happen. जब हम शिपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तब इस पर्टिकुलर फील्ड पे आएंगे। एक इंपॉर्टेंट फील्ड है यहाँ पे, आप अगर देखोगे इमीडिएट डिलीवरी का बॉक्स है। अब ये क्या है? कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पे अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 डे डिलीवरी, जो अमेजोन में हम देखते हैं 1 डे डिलीवरी। 1 डे डिलीवरी में क्या होता है कि एक ही दिन जल्द से जल्द तुरंत आपका सामान आपके पास आ जाता है। अब उस केस में अगर आपको डिलीवरी एकदम इमीडिएटली चाहिए किसी सेल्स ऑर्डर का, तो आप यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी के बॉक्स में एक्स मार्क करोगे। तो उससे क्या होगा? जैसे सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा
तुरंत के तुरंत आपकी डिलीवरी क्रिएट हो जाएगी, आपका डिलीवरी का काम शुरू हो जाएगा। यूजुअली इंडस्ट्री में क्या होता है, पूरे दिन डिलीवरीज कैसे होती है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। पूरे दिन क्या होता है, एंड यूजर्स बैठते हैं, सेल्स ऑर्डर्स सारे क्रिएट करेंगे, पूरे दिन के सेल्स ऑर्डर सारे क्रिएट करेंगे, और इकट्ठा उस दिन के एंड में इकट्ठा डिलीवरी का प्रोसेस करते हैं। पर ये हो गया स्टैंडर्ड डिलीवरी स्टाइल जो यूजुअली लोग करते हैं। बट क्योंकि वन डे डिलीवरी के ऑप्शन होता है कुछ कुछ इंडस्ट्री में, तो उसको चलाने के लिए अगर आपको एक इमीडिएट डिलीवरी चाहिए तो इसके लिए ये फील्ड है इमीडिएट डिलीवरी। अभी के लिए इतना काफी है, क्योंकि अभी मैं कंप्यूटर पे नहीं हूं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता सारे फील्ड्स। पर अभी के लिए इतने फील्ड्स मैं आपको बताऊं, इतने फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है अभी? अब क्लियर हुआ? पहले से बेटर क्लियर हुआ, कम क्लियर हुआ? प्लीज लेट मी नो। सर आपने जो एक डिलीवरी ब्लॉक पे जो एक्स लगाने के लिए बोला था कल के टॉपिक में, वो रिलेटेड टू हाँ सेल्स हाँ, था ना? रिलेटेड टू। जैसे आपने सेल्स डॉक्यूमेंट ब्लॉक के लिए जो आपने बताया हाँ हाँ था वहाँ, हाँ 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 वहाँ पे आपने बोला था कि जब आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दोगे तो वो वाला जो भी है मतलब अदर यूजर उसको यूज नहीं कर पाएगा, राइट? तो डिलीवरी क्रिएट, हेलो सर। देखो डिलीवरी ब्लॉक में अगर एक्स डाला तो आपकी डिलीवरी क्रिएट नहीं होगी जब तक उस ब्लॉक को आप हटाओगे नहीं। प्रतीक एक बार एकदम टॉप पे जाओ, इस पर्टिकुलर पेज के टॉप में जाओ, टॉप टॉप, इस पेज के एकदम ऊपर देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल्स डॉक्यूमेंट ब्लॉक। अगर आपको कल याद होगा, ये सेल्स डॉक्यूमेंट को ब्लॉक करने के लिए यूज करता है। यहाँ पे अगर मैं एक्स मारूंगा और सेव करूंगा और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा या क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, एसएपी आपको अलाउ नहीं करेगा ओआर डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करने का। सिमिलरली नीचे जो डिलीवरी ब्लॉक का ऑप्शन है वो आपको डिलीवरी करने से रोकेगा, ऑर्डर क्रिएट करने देगा पर डिलीवरी करने से रोकेगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। किसी को कुछ फाइनल डाउट्स है? क्लियर है? अभी तक समझ में आ रहा है? सर वो मेरे को पूछना था कि वो कस्टमर स्पेसिफिक डाटा वाला ऑप्शन क्यों आया था उसमें, बीपी में? कस्टमर स्पेसिफिक डेटा वाला वो ये कहना चाहता है कि आपने जो कस्टमर जनरल डेटा में कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाला है वो कुछ इनकरेक्ट डाला है। एक बार आप स्क्रीन शेयर करोगे, उस पर्टिकुलर इशू को भी देख लेते हैं अभी। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर करो और एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करो, फ्रेश बिजनेस पार्टनर क्रिएट करो। ठीक है सर। टाइटल डालो क्विकली, फर्स्ट नेम डालने की, हाँ फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो।
कैसे था। अद्भुत काल में प्रेमिकों पे चंद्रमानी प्रजापति की आदेशों को नहीं माना तो प्रजापति क्या करे। पहले इसको सेव करो। आप बताइए कैसे समझोगे। सेव हो रहा है क्या देखो। नो चेंजेस वर मेड। सेव हो गया सर। नीचे जाओ, नीचे जाओ, सेव तो हो गया ही है। अब इसको एडिट मोड में जाओ। इसका आपने ये डाला था, एड्रेस डाला था। नहीं सर, एड्रेस एड्रेस नहीं डाल डाला। दो एक बार। हाँ एड्रेस डाल दो एक बार। नहीं, पहला 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 बार, पहला बार, पहला स्क्रॉल बार। ये तीसरा स्क्रॉल बार है, पहला स्क्रॉल बार। जो आपने अभी स्क्रॉल किया ना ऊपर नीचे जहाँ पे गए, वो पहला वाला 3 है ना वहाँ पे, पहला वाला ठीक है, यूज करो। ठीक ठीक ठीक। इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, जिसको अगर पता नहीं हो तो। हाँ इसमें ये डालो, स्ट्रीट हाउस नेम कुछ भी डालो। यदि सती की पूजा करें तो शिव का क्रोध अवश्य शांत हो सकता है। ठीक है सर, सेव कर दो। नहीं, रीजन डालो, रीजन भी डाल दो, NY। हाँ सेव करो। ठीक है, अब इसको कस्टमर का मेंटेनेंस करो अब। FLCU01 कोड होता है। नहीं क्लर्क नहीं, कस्टमर। संसार के पालन। हाँ इसको सिलेक्ट करो। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपना सेल्स एरिया डालो। हाँ यहाँ पे नहीं डालते सेल्स एरिया, अपना यहाँ पे नहीं डालते, वो जो बॉक्स है वहां पे डालेगा। हाँ संसार को संतुलित बनाए रखने के लिए शक्तियां देगी, अपना सेल्स एरिया यहाँ पे डालो। संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं। परंतु इस श्राप को वापस लेना की तो मेरे हाथ में नहीं है प्रभु। तुम्हारी 1710 डालो। चलो मुझे यहाँ पर आना पड़ा था। 1710 10 10। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि चंद्रमा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। 00। चंद्रमा के नहीं नहीं नहीं, एक मिनट 00 पहले डालो उसको, डला नहीं है वो। क्लिक करो। हाँ तुम्हें चंद्रमा की कमी को पूरा करना एंटर मारो, पहले एंटर मारो। चंद्रमा की पूर्ण चलो मृत्यु ठीक से पहले सेल्स डिस्ट्रिक्ट डालो, नीचे जो ऑप्शन है ना सेल्स डिस्ट्रिक्ट, यदि ऐसा हो कोई गया भी डालो। तो संसार का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा अब सेव करने की कोशिश करो। भी बनी रहेगी और फल की प्रतिष्ठा में ही भगवान की प्रतिष्ठा। लैंग्वेज। हाँ EN डालो यहाँ पे, सेव करो। ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ग्रुपिंग as 001 has not been assigned by to any customer account group। ठीक है, अब ये जो कस्टमर दिख रहा है ना आपको BP रोल में जो न्यू है, देखो 2 कस्टमर लिखे हुए थे। अब दूसरा कस्टमर एक बार चलाओ और सेम चीज करो। हाँ इसको क्लिक करो, दूसरे कस्टमर में जाओ। ठीक है ओके करो, सेम चीज करो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैब में जाओ। यहाँ पे हाँ अपना वही डालो 1710 1000। सेव करो डायरेक्ट, सेल्स डिस्ट्रिक्ट डालने की भी जरूरत नहीं है मुझे, वो मैंडेटरी फील्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है अब डाल ही दिया है तो डाल ही दो, सेव करो। BP does not have cross language का नीडेड फॉर कस्टमर। अब तीसरा कस्टमर खोल के देखो। अब ये दूसरा आपने ट्राई किया ना, तीसरा ट्राई करके देखो। ये इतना इन्होंने खुद के अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना, जो कि मुश्किल हो जाता है बताना। एक बार ये जो बिजनेस पार्टनर रोल है ना, तीसरे में जाओ, अब तीसरा कस्टमर में जाओ। सर, लेकिन इसमें BP does not have a corresponding language needed for customer का ऑप्शन आ रहा है। हाँ बेसिकली BP का कोई लैंग्वेज सेट नहीं किया है जिसने ये BP रोल क्रिएट किया है,
उसने लैंग्वेज सेट नहीं किया है उसका। एक काम करो, ये जो बीपी रोल है ना, चेंज इन बीपी रोल, हम्म, उसको वापस सिलेक्ट करो और तीसरा जो ऑप्शन है कस्टमर का वो सिलेक्ट करो। 3 थे ना वहां पे? हाँ, ओके करो। हाँ, अब यहाँ पे वापस अपना सेल्स एरिया डालो, वही सेम चीज, और बस सेव करो अब खाली। ये अब चलना चाहिए होपफुली। डायरेक्ट सेव करो इसको। does not have a correspondence language needed for customer. बीपी डज नॉट हैव अ करस्पॉन्डेंट लैंग्वेज नीडेड फॉर कस्टमर। ये सर फिर देखना पड़ेगा मुझे सुमित, मैं ठीक है इसके सर, एसपीआरओ सेटिंग में देख के आपको बताता हूँ। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अभी एक्सटेंड एक्सटेंड सर्वर को करके आप फॉर्मेट यूज कर किया। लो। कोई भी कस्टमर हो उसको आप एक्सटेंड करके यूज कर लो अभी के लिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है फिर। एनीवन एल्स जिसको कुछ डाउट है फाइनल? सर्वर पूरा फॉर्मेट किया है इन्होंने। पूरा फॉर्मेट कर दिया सर्वर इन्होंने, पूरा डेटा उड़ा दिया। ठीक है फिर फोक्स, कल सर मिलता आज है। फिर से किया क्या इन लोगों ने? ओके सर सर। आज आज फिर से किया क्या ये सब कुछ? क्या? क्योंकि मेरा डेटा डिलीट नहीं हुआ था सर पहले। हाँ, अब अभी हुआ क्या तुम्हारा? इन्होंने, हेलो हाँ बोलो ना, बोलो, सर। सुन रहा हूँ मैं, बोलो। सर मैं बोली कि अभी तक मेरा डेटा डिलीट नहीं हुआ था सर, तो ये सब जो अपडेशन हुआ ये आज या कल में हुआ क्या? और वो अब जो सपोर्ट टीम से आया था उन्होंने तो यही बोला ना कि रिसेंटली किया है उन्होंने कुछ पैच अपडेट, मैं तो उसी से ही हुआ है ये। थैंक यू सर। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल। यस सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो हॅलो. हाँ प्रतीक, हा, आता मग हे पुन्हा आपल्याला पूर्ण एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पासून सगळं पुन्हा बनवावं लागेल का? बहुतेक कारण माझ्यात आता आज सगळं डिलीट झालंय. नाही, माझं 2-3 दिवसाच्या आधीपर्यंत काहीच नाही, ऍज इट इज होता माझा सगळा डेटा. पण ते लोक बोलले का असे आता रिसेंटली केलं म्हणून त्यांनी सगळं हे? हा, बहुतेक केलंय कारण माझा आता कोणताच दिसत नाही डेटा. हेलो प्रतीक। माझा पूर्ण डेटा गेला. हा, हॅलो. हेलो। अरे मीटिंग संपली का? हो, जस्ट आता संपले. ओके ठीक। मी आता जस्ट चेक केलं, सर्व डिलीट झालंय माझा डेटा. अरे, म्हणजे ती प्रोसेस आपल्याला पुन्हा करणं आहे पूर्ण? बीपी हो, वगैरे सगळं 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 नवीन ना? सगळं सगळं त्यांच्याकडं. काय म्हटलं? म्हणजे सर्व्हर प्रोव्हायडर आहेत ना, त्यांचा खूप मोठा इश्यू आहे. माझ्याकडं हा दुसरं मोठा सर्व्हर आहे, इश्यू. पण तो फक्त तो बेसिस वाला आहे माझा मित्र, टेक्निकल वाला. त्यांचे सर्व्हर चांगले टेक्निकल वाला. चालतात. हो का? हा, जे तू पुट केलं होतं ते मला वाटतं काहीतरी ग्रुपला होतं की काय माहित नाही मला. सॉरी. मग तू त्या सर्व्हरवर करते का? नाही, तो बेसिस वाला आहे ना, तिथं नाही काय करू शकत ना. पण त्याने एकदा ट्राय करून दाखवलं, त्याला बरंच सेटिंग करायला लागतं. त्यांचे हा चांगले हा. चालतात.
जिथून घेतलं तिथून. बरं बरं बरं. आणि यांचा इश्यू मोठा आहे ना प्रतीक आहे जे तू दाखव. हा नाही बोल बोल स्नेहल बोल. अरे काय माझी अजून अशी क्वेरी होती. एरर तर सॉल्व्ह झाला नाही. तर माझी स्क्रीन शेअर करू का बघा. हो कधी ठीक आहे. हा एरर परत येतोय. हम्म. कारण जर नंबर रेंज असाइन नाही केली ना तर पुढे काहीच करता येणार नाही. राईट. तुला पुढे करताच नाही येणार वगैरे तिथे अडकली तुझी गाडी. याच्या आधी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. बिझनेस पार्टनर क्रिएट ओके. करताना हा प्रॉब्लेम होता आणि तो प्रॉब्लेम गेला का काय माहित नाही पण हा नवीनच आला. फॉर्मॅट तर केल्यानंतर मग परत प्रतीक तुला कोणाचा सर्व्हर युज नाही करता येणार का म्हणजे जसं तुला काही वेळेसाठी जर का प्रॅक्टिस साठी वगैरे लागलं तर. काय केलं तर मी सरांचा जस सर्व्हर युज करत होतो तो खुशी नावाचा. पण तो कायम हा कोणतरी हा युज करत असतो त्यामुळे मी तो मग प्राइस केला नाही. तुझा डेटा मग तो लॉग दाखवत असेल तेव्हा. हो. हम्म. तर मग तुला ना असा काही प्रॉब्लेम आला तर बघ शेअरिंग मध्ये करूया मग असं असं काही तुला जास्तच प्रॉब्लेम झाला तर ज्यावेळेस मी नाही करणार त्यावेळेस तू कर असं काही नाही आता भरपूर लोक आहे याच्यामध्ये. तर बोलून बघूया कोणाला ज्या वेळेस म्हणजे कोणी वर्किंग असतात तर त्यावेळेसाठी ते लोक वर्किंग च्या टाइमवर तर ते नाही करू शकणार ना प्रॅक्टिस. काय की असं प्रत्येक वेळी सर्व्हर चेंज केला ना तर प्रत्येक वेळी नवीन कॉन्फिगरेशन करावं लागणार. त्याशिवाय पुढे काम येस करता येणार. अरे हो हा तर मी विचारच नाही केला. बरोबर बोलला बरोबर. आणि जे एंटरप्राइज स्ट्रक्चरचं काय काय जे आहे ते आपलं काम नाही ते पण करावं लागणार. प्रत्येक वेळी कंपनी क्रिएट करणं, कंपनी कोडला कंपनी हम्म, असाइन हम्म, करणं, त्यानंतर फिजिकल इयर आहे. फिजिकल इयर ऑलरेडी ह्यात FI चा काहीच डेटा नाही ते स्वतःच करायला लागतं आपल्याला. बरोबर बरोबर. त्यामुळं बिझनेस पार्टनर क्रिएट करता येणं, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता येणं मला. बघ आता तुला त्यांनी 2 दिवस म्हटलंय ना इश्यू रिझॉल्व साठी तर बघ आता 2 दिवस वेट कर. मी ते आर्बरच्या हेड म्हणजे जे ओनर आहेत त्यांच्याशी पण बोललो पण काय सॉल्वच होईना. मी आता आठवडा झाला बोलतोय त्यांच्याशी. तुला आता त्यांनी 2 दिवस म्हटलंय तर बघून घे 2 दिवसामध्ये काय ते नेमकं करतात नाही तर सर आहेच ना सरांशी बोलूयात आणखी सरशी बोलशील. हो ठीक आहे. हम्म हम्म हम्म. चल. श्रीकांत हा बोल ना. तुझा प्रॉब्लेम झाला का सॉल्व? नाही रे मी त्या प्रॉब्लेम साठी ना दुसरं एक अल्टरनेट यूज केलं होतं. मला एक मिळालं होतं काय म्हणतात YouTube वर पाहिलं होतं मी RDB मी हे केलं होतं इन्स्टॉल केला. बट त्या व्हिडिओ थ्रू गो थ्रू केलं तर त्याचा झाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. पण माझं हा. नाही झाला मला ऑलरेडी आहे तेच येते. आता मी रिमोट कनेक्शन केलं का मला ईमेल आयडी विचारता येते. हे बघ मी शेअर करतो हा माझी स्क्रीन. हम्म. इथे गेलं का मी रिमोट कनेक्शन टाकलं का तर मला ईमेल आयडी विचारता येतो. अगोदर कसं डायरेक्ट सांगायचं की नॉट यूज म्हणून. जर मी सेटिंग मध्ये पण केलं इथनं सिस्टम मध्ये गेलो रिमोट डेस्कटॉप बोललो तर इथं सांगतो की 11 डज नॉट सपोर्टेड टू रिमोट डेस्कटॉप असं बोलतोय. अच्छा. एक मिनिट मी स्क्रीनशॉट काढतो. माझा एक मित्र आहे टेक्निकल वरता त्याला पाठवून बघतो. हो चालेल ना. मी तुला व्हॉट्सअप करू का पुन्हा त्याचा मग? काढला मी स्क्रीनशॉट. ओके. यामध्ये SAP मध्ये खूप जॉब आहेत पण खूप प्रॅक्टिस करावं लागतं. हो ते सर्व्हर पाहूनच हे होतंय रे जरा. कारण काल माझ्या एका फ्रेंडच्या फ्रेंडचं सिलेक्शन झालं ॲज अ कन्सल्टंट हो. पुण्यामध्ये. अरे वा. फक्त इंटरव्ह्यू खूप टफ घेतात.
हा आतमध्ये फक्त एंट्रीसाठी प्रॉब्लेम होतो रे, आतमध्ये गेलं सगळं काही करता येत आहे. इंटरव्ह्यू वरती टफ अजून एक घेतलेत कन्फ्युजन म्हणजे होतं प्रतीक. मी त्याची इंटरव्ह्यू हो बघत होतो मग ओके, आणि एक्सपिरियन्स इंग्लिश लावला असेल असेल ना त्याने. तरच एक्सपिरियन्स लावलेला. हो, त्यामुळेच टफ घेतला जास्त. आणि किती एक्सपिरियन्स लावला होता? तिने लावलेला 2 वर्षात. त्याला 4.8 का 9चं पॅकेज भेटलं त्याला. ओके. एंट्रीसाठी एवढं बास आहे, कारण नेक्स्ट इयरला आपल्याला भेटते चांगले हे. आणि मला एक सांग, सपोज आता ते थेरॉटिकली जाता विचारताय की प्रॅक्टिकल बेसिस? श्रीकांत, काय 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 याच्यामध्ये नाही का? हा हॅलो, हा, बोल ना स्नेहल. याच्यामध्ये माहित आहे का, जास्त करून हे लोक प्रॅक्टिकली नाही म्हटलं म्हणजे करून म्हणजे आपल्याला म्हणू नाही शकत, कारण की बऱ्याच गोष्टी एकमेकांवर डिपेंड असतात. जे आपण स्ट्रक्चर पूर्ण क्रिएट करतो ना, तर ऍक्च्युली हो हे लोक आपल्याला असं स्क्रीन वाला कार्यक्रम म्हणजे नसतो हा जास्त, म्हणजे माझ्या मते सांगते मी. कारण टेक्निकल हो फील्डमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी जास्त आहे की आपल्याला तिथे प्रोग्राम वगैरे सगळं करून दाखवावं लागतं. बट इथे थेरॉटिकल आहे, पण इथे पण नॉलेज म्हणण्यापेक्षा मला काय म्हणता येणार, ते अंडरस्टँडिंग आपल्याला किती चेकच सपोज करतात. तुम्हाला ते. हा हा, एक्झॅक्टली. हो तुम्हाला म्हणजे त्यातलं किती मग कळत तेच, आहे किती नाही आहे, म्हणजे हा हा. मग त्यासाठी पण त्यांचं एकच पर्पज राहणार ना की XYZ पर्सन आहे, सपोज त्याने किती प्रॅक्टिस केली त्यावर डिपेंड करणार. बिलकुल. मग तो युनिकच होणार. आपण तो एक्सपिरियन्स लावून जाणार आहे ऑलरेडी, तर मग त्यांचं असं म्हणणं राहणार की आपण लाईव्ह प्रोजेक्ट वरती काम करू नये. मग त्या अकॉर्डिंगच ते आपल्याला क्वेश्चन आन्सर करणार काय असेल ते. ते आणि ऑब्झर्वेशनच यांचं तर आपलं सर्व्हरच म्हणजे चालत नाही. आपलं ऑब्झर्वेशन. तुला अजून रिमोट ऍक्सेस मिळालंच नाही का, म्हणजे मिळाला आहे, नाही कनेक्शन पण नाही, मिळालंच त्याचं नाही? काय झालंय मला त्याचं. मला आयडी पासवर्ड मिळालाय, बट माझ्या याला सपोर्टच करत नाही मे बी. तुझा ओके. श्रीकांत, हा बोल ना. तुझं होम एडिशन आहे त्यामुळे ते सपोर्ट करत नाही. तुला ऑपरेटिंग सिस्टीम हो अपग्रेड करावी लागेल, आणि ते त्याच्या खाली लिंक आहे, तिथूनच ते अपडेट होईल असं मित्र म्हणतोय मला. नाही ना, ते अपग्रेड करण्यासाठी ते चार्ज करताय. तर हो आता माझ्या मी जर सपोज इथे मित्रानं गेलो ना. एकाला, आता तुझा लॅपटॉप पण लांब आहे, नाही तर इथं असता पुण्यात दिलं असतं करून. पुण्यात मी येणार आहे सॅटर्डेला. सॅटर्डे संडे सगळी गावाला जातात. तू गावी असणार आहे या 2 दिवस तिथं, कोण थांबणार तिकडे? हे हे क्वेश्चन लिस्ट आहेत तिला विचारलेले. अच्छा, त्याला विचारलेले क्वेश्चन तर आहे मी का काय हे, करणार? प्रतीक? हा, माय गॉड, एवढे एवढे मोठे विचारले त्यांनी? 1 तास चालतो इंटरव्ह्यू. एक तास आयुष्यभर. इंटरव्ह्यू सांगतो? माय हो, गॉड. मी एक्सपिरियन्स लावलाय ना, म्हटलं, मग 1 तास चालतो. म्हणून म्हणते की खूप जास्त एफर्ट टाकणार तेव्हाच होणार आहे सगळं काही. आता ह्या इट्स छोट्या नॉट छोट्या इझी. गोष्टी माहिती आहेत. PGI, व्हॉट हॅपन व्हेनेवर बी PGI, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्यावर काय होतं, आता हे पण माहिती आहे. परत हे माहित नाही अजून, हे पण माहिती नाही. आता प्राइसिंग प्रोसिजर टॉपिक आल्यानंतर हे समजून जाईल. हे पहिल्या इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलेले त्याचे क्वेश्चन आहेत. सेकंड इंटरव्ह्यूला वेगळे क्वेश्चन आहेत. एका क्वेश्चन वरती किमान दोन किमान इंटर आपण, नाही 3 राऊंड दोन होतात टोटल. इंटरव्ह्यू होतात का? 3. 3 इंटरव्ह्यू होतात? हो, कंपनीचं नाव माझ्या लक्षात नाही, पण हे पुण्यातले सर्वात जास्त अवघड क्वेश्चन विचारणारी कंपनी इंटरव्ह्यूला. प्रतीक ऐक ना, ही रेकॉर्डिंग चालू आहे का? हो. तर मग ते तिकडे पण रेकॉर्ड होऊन जाईल ना. हा, त्याला काय, आपण काय दुसरं कुठं काय करतो. हा, नाही तेच ठीक आहे.
प्रॅक्टिस ठीक आहे, एक काम 12 कर. दिवस करताच आलं नाही काही, फक्त एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आणि असाइनमेंट एवढंच करतोय मी तर. सर्वरच सुधारणा आता काही. 2 दिवस काय कर प्रतीक, हे रेकॉर्डिंग जे सरांचे आहे ना तेच ऐक वाटल्यास, तर त्याच्यातूनच आपलं नोट्स वगैरे काढत राहा. 2 दिवस वेट कर. आता त्यांनी म्हटलंय ना तुला. हो हो. हा तसं कर. आता तुला वेट करण्याशिवाय पर्याय पण नाहीये ना. जर कोणाचं सर्व्हर मिळालं तर तुला काय ते 2 दिवसासाठी मग पुन्हा प्रॉब्लेम येईल ना, दुसरं अजून सर्व्हर मिळालं तर. पुन्हा हो तेच. कॉन्फिगरेशन करावं लागेल सगळं काही. नाही त्याचं काय नाही, त्यामुळे प्रॅक्टिस होतंय, पण पुढे जाता येत नाही ना मग. हम्म. हा, तिथेच टफ होऊन पडला आहे त्या ठिकाणीच, जे झालंय ऑलरेडी तिथे. कारण सिलेबस पुढे चाललाय आणि मग मागच राहिलो. सॅटर्डे संडे वगैरे मिळतो, एखादा क्लास ऑफ वगैरे होऊन जातो त्याच्यामध्ये, तर होऊन जाईल मे बी कवर तुझं. बरोबर. हम्म. चल ठीक आहे मग. गुड नाईट. बाय. ओके बाय. बाय बाय. गुड नाईट, गुड नाईट. गुड नाईट सर, गुड गुड नाईट नाईट. प्रतीक. श्रीकांत, हा बोल ना. एक मिनिट, मी माझ्या मित्रा विचारतो फ्री मध्ये कसं घ्यायचं ते. दाखवतो का मला काय ते? माझा मित्र आहे ऑनलाईन तो. हो ठीक आहे. इथे हा येतो ना, आणि इथं गेला तर तो अपग्रेड करायला सांगतो. कारण की माझं होम वाला आहे आणि त्यांनी सांगितलंय 10 प्रो असला तर हे करू शकतो बो, रिमोट ऍक्सेस. विंडोज कोणतं मॉडेल? विंडोज 11. ओके. आणि हे काय? होम i5 एडिशन. 13 जनरेशन आहे का? हो, i5 आहे. कुणी आहे का तिकडे टेक्निकल पर्सन? हाय, माझा मित्र आहे, तो सगळं ऑपरेटिंग सिस्टमच्या रिलेटेड काम करतो इकडे. तो ऑनलाईन आहे, पण त्याला ओके. इकडे मीटिंग मध्ये ऍड नाही करता येणार. हा ते पण आहे, नाही करता येणार इकडे. आणि मी सकाळी हे केलं होतं, हो. ते युट्यूब थ्रू ट्राय करत होतो. युट्यूबवर थोडे व्हिडिओ पाहिले, मग त्यांनी मला आरडीपी इन्स्टॉल करायला सांगितलं होतं. मग आरडीपी मी इन्स्टॉल केला, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी कॉन्फिगर करून पण दिलं. आणि तिथं हे सांगतंय की अ, अगोदर आहे ना हे लिसनिंग नव्हतं इथे, आणि फुल्ली सपोर्टेड पण नव्हतं, नॉट सपोर्टेड सांगत होतं आणि नॉट लिसनिंग सांगत होतं आरडीपी रॅपर साठी. आणि एनेबल रिमोट डेस्कटॉप साठी पण केलं तर नाही झालं ते. मित्र म्हणतोय आता फॉर्मॅट करून नवीन विंडोज सिस्टम टाकावं लागेल. माझ्याकडे आता मी सगळं ट्राय केलं, आता तोच ऑप्शन आहे. अदरवाईज मी उद्या जाणार होतो शॉपी मध्ये, ते येतील तर त्या माणसाला 600-700 रुपये तर. हा ते होते रे, पण माझा डेटा राहायला पाहिजे, कारण की माझ्या याच्यात भरपूर डेटा आहे माझा ऑलरेडी. पहिले प्रिव्हियस वाले पण कोड वगैरे थोडे आहे काही याच्यात, तो डेटा नको जायला फक्त. डेटा पहिल्यांदा आणि घ्यावा लागेल आणि मगच फॉर्मॅट करावं लागेल. हा तसंच काहीतरी करावं लागेल आता ते. उद्या पाहतो मी त्याच्याकडे काय होतंय काय नाही. नाही तर मग त्या आकाशने केलं होतं विंडोज 11चं, त्याने 10 केलं यार. ओके. मग या ते आणि 11चं काय ते? सेटअप कम्प्लीट करून घेता येईल ना ते पण. काय म्हणत होता तू? 11 प्रो साठी किती मागतो चार्जेस? 6,700. इकडे 6,000 सांगताय, पण आता त्याला विचारून पाहतो मग त्याच्याकडे काय कसं, नाही का. चालतंय. पाहतो उद्या गेलो त्याच्याकडे किती पाहतो एकदा, सांगतात नाही तर बघ, मग. नाहीतर बघू मला हो काय तेच ना. भेटतंय का, म्हणून सांगतो. हो चालेल चालेल, तू पण सांग मला. उद्या मी तसं त्याच्याकडे जाऊन एकदा चेक करतो, म्हणजे मग होईल.
ते काहीतरी. जास्त चार्जेस सांगत असेल तर मग आपण बघू इकडं कुणाकडे दुसरीकडे आहे का. तो ऑनलाईन सांगितलं हो तर मग तेच तर. मग बघता येईल. फक्त हा त्याला तेच तर मग. 4-5 तास जातात हा. हा उद्या दिवस तर फॉर्मॅटिंग आणि काढावाच लागेल नवीन पुरा. अपडेटिंगला 4-5 तास जातात. ते तर करावंच लागणार ना ते, कारण की दुसरं ऑप्शन नाही. सर्व्हर पण तसं, पण त्याचा टाइम लिमिट ड्युरेशन कमी होत चाललंय 10-15 दिवस, आणि मी ऑलरेडी 10 दिवस लेट आहे हो. त्यामध्ये. नाही, त्यामुळे मग पहिलं मला पहिलं एवढं 1-2 महत्वाचं ते एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आणि असाइनमेंट सोपं आहे, पण त्या पुढे थोडं थोडं व्हायचं. सुरुवातीला सगळं सोपं असतं, नंतर अवघड होऊन जातं ना. हा ते तर आहेच. आणि नंतर आता त्यांचं चालू होतं ना फ्युरी बेस. जर नाही काय सपोज ते एवढं फ्युरीचा, फिअर बेसचं. नाही यूज तर ज्यादा फ्युरी करताय असं बोलत होतं ना, तो एक कोण पीजे समथिंग पीके आला होता गेस्ट. गेस्ट म्हणजे तो हा होता, सर्व्हर प्रोव्हायडर होता. हा तोच. सर हे तर शिकणं लागणारच आहे. बेसिक असलं तर आपण फ्युरी जाऊ शकतो. ते हो उद्या मी जातो होऊन जाईल. त्याच्याकडे. हा हो, चालतंय. पाहतो मी. उद्या तुला दुपारी कॉल करेल वाटलंच तर. हो, पाच ठीक एक आहे. मिनिटं मला 5 एक मिनिटं देशील ऍटलीस्ट. मला काय पाहिजे मग त्याला एक्सप्लेन करशील सर्व याला, शॉपीवाल्याला. हो मग तो अपडेट करायचं का नाही विचारू त्याला, मग पुढे मी ऍक्शन करेल काय असेल ते. हो, चालतंय. ठीक आहे चालेल ना. हो 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 चालेल ठीक. चल मग करू, ड्रॉप करायचा का कॉल. हो 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 ठीक आहे चालेल. चल गुड नाईट. हो. बाय.